Guys, welcome back to my channel. So today we are going to see that what are the important documents required to be submitted to the registrar for company registration. देखो कंपनी रजिस्ट्रेशन करने के लिए कुछ डॉक्यूमेंट्स लगते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके बिना आप कंपनी रजिस्टर नहीं कर सकते। ठीक है, चाहे प्राइवेट कंपनी हो, पब्लिक कंपनी हो। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में ऑलरेडी मैंने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, जिन्होंने नहीं देखा है जाके देखो। इससे पहले वाले वीडियो में पूरा प्रमोटर का क्या स्टेप्स है, क्या उसका काम है, सब कुछ मैंने बताया। एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है, उसी में से एक टॉपिक था, जब मैं स्टेप्स बता रही थी प्रमोटर का, उसका लास्ट एक टॉपिक था। ठीक है, कि डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड टू बी सबमिटेड टू रजिस्ट्रार फॉर कंपनी रजिस्ट्रेशन। ठीक है, उसी से अब सारे डॉक्यूमेंट्स को क्या किया गया है, आपके बुक में सारे डॉक्यूमेंट्स को बताया गया है। ठीक है, उसमें दो इम्पॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा। ठीक है, जिसको मैंने भी फोकस किया और आपके टीचर्स जो है स्कूल में वही फोकस करेंगे। ठीक है, और वो है आपका MOA, दैट इज़ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। चलो हम लोग सबसे पहले देखते हैं मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन क्या होता है। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो कि कंपनी को चाहिए रजिस्ट्रेशन के टाइम पे। ठीक है, सो व्हाट इज मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, एग्जाम में 110% पूछता है। ठीक है, सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन इट इज़ अ मेन और फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। मेन डॉक्यूमेंट है, इसके बिना आप कंपनी आगे नहीं बढ़ा सकते। ये सबसे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है। जैसे घर बनता है तो घर का पेपर मिलता है ना, वो घर का पेपर अगर आपको नहीं मिलेगा तो क्या उस घर का कोई वैल्यू है? अगर आप उसका ओनरशिप किसी और को ट्रांसफ़र नहीं कर सके या उसका ओनरशिप आपके पास नहीं है तो क्या उसका कोई वैल्यू है? नहीं। उसी तरह एक ऑर्गेनाइजेशन के पास अगर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन नहीं है तो वो बन ही नहीं सकता ऑर्गेनाइजेशन, वो कंपनी बन ही नहीं सकता। सो इट इज़ द फंडामेंटल डॉक्यूमेंट ऑफ कंपनी। ठीक है, इट डिफाइंस द आउटर लिमिट ऑफ ए कंपनीज पावर एंड इट्स ऑब्जेक्टिव। एक कंपनी का क्या पावर है, उसका क्या ऑब्जेक्टिव है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। इट मस्ट बी साइंड बाय 7 मेंबर्स इन केस ऑफ पब्लिक कंपनी। वो जो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन है उसमें 7 मेंबर साइन करने चाहिए अगर पब्लिक कंपनी आप खोल रहे हैं, और प्राइवेट कंपनी अगर आप खोल रहे हैं तो 2 मेंबर का साइन होना चाहिए। अब चलो हम लोग थोड़ा और डीप में देखते हैं क्या होता है। सो इट व्हाट इज़ द मीनिंग। सो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जिसको MOA भी बोलते हैं, इज़ द कार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ अ कंपनी। एक सबसे ऐसा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जिसके बिना आप कंपनी खोल ही नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, इट डिफाइंस द कंपनीज ऑब्जेक्टिव। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना ऑब्जेक्टिव। ठीक है, कंपनी का क्या पावर होगा, क्या स्कोप ऑफ एक्टिविटी होगा, ये सारी चीज़ें मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती है। अ कंपनी कैन नॉट अंडरटेक एनी एक्टिविटी दैट इज़ नॉट मेंशन्ड इन इट्स MOA। अगर MOA के अंदर वो स्कोप, वो पावर, वो ऑब्जेक्टिव नहीं लिखा हुआ है तो आप वो काम नहीं कर सकते। ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन मान लो बन गया, आपकी कंपनी बन गई, MOA बन गया, सब कुछ हो गया, अगर आपके MOA में जो लिखा हुआ उसके बाहर आप कुछ करोगे तो वो इनवैलिड है, वो मान्य नहीं है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। देखो अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जब आप पढ़ रहे हो क्या होता है मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो आपको ये पता होना चाहिए कि उसके अंदर क्या क्लॉज है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में पूछता है व्हाट आर द क्लॉजेज और कंटेंट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। आपको ये बहुत अच्छा से जानना होगा। आपकी बुक में भी है पर बहुत बड़े मतलब बहुत सारे उसमें वर्ड्स लिखे हुए हैं जो ज़रूरत की नहीं है। ठीक है, आपका यही एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है जो कि आपको ज़रूरत भी नहीं है, आपको एग्ज़ाम में भी लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो उतना ही पढ़ो जितना आपको एग्ज़ाम में लिखने से फुल मार्क्स आ जाए। सो सबसे पहला कंटेंट जो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ है वो उसको बोलते हैं नेम क्लॉज। ठीक है, सबसे पहला क्लॉज क्या लिखा हुआ है? नेम क्लॉज। क्या लिखा हुआ है? नेम क्लॉज। नेम क्लॉज से समझ में आ रहा होगा कि कंपनी का क्या नाम होगा। ठीक है, वो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। द नेम मस्ट बी अप्रूव्ड बाय द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, ऑलरेडी मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया है नेम अप्रूवल के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहला MOA का सबसे पहला क्लॉज और कंटेंट होगा नेम क्लॉज, जिसमें लिखा रहेगा कि कंपनी का नाम क्या होना चाहिए और वो नेम मस्ट बी साइंड विथ होम, विथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ठीक है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी के लास्ट में सिर्फ लिमिटेड लिखा हुआ रहेगा, ऑलरेडी मैं सब बता चुकी हूँ, और प्राइवेट कंपनी में
डैश प्राइवेट लिमिटेड, जो भी नाम होगा उसके पीछे प्राइवेट लिमिटेड लिखा रहेगा। एग्जाम्पल ABC प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, प्राइवेट कंपनी है, पीछे लिखा रहेगा प्राइवेट लिमिटेड, पब्लिक कंपनी है, नीचे पीछे लिखा रहेगा लिमिटेड। कोई डाउट है? सो पहला कंटेंट बेटा, पहला क्लॉज क्या होगा मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का, वो है नेम क्लॉज। चलो दूसरा की तरफ चलते हैं। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। क्या है दूसरा? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। पहला क्या था? नेम क्लॉज। दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। ये बड़ा सिंपल है। आपका ऑफिस, ठीक है, कहाँ पे है उसका पूरा डिटेल, ठीक है, आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। सो इट्स स्पेसिफाइज द स्टेट इन विच द कंपनी रजिस्टर्ड ऑफिस इज लोकेटेड। कहाँ पे आपका कंपनी का रजिस्ट्रेशन मतलब ऑफिस रजिस्टर्ड है, कौन से जगह पे, कौन से स्टेट पे। द कंप्लीट एड्रेस इज सबमिटेड टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन विद इन द प्रेस्क्राइब टाइम। और ये पूरा, ठीक है, ये पूरा एड्रेस ये रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास भी सबमिट होगा जब आपका कंपनी एक बार इनकॉर्पोरेट हो जाएगा। एग्जाम्पल, रजिस्टर्ड ऑफिस है हमारा झारखंड में, ठीक है, तो इस तरह का रजिस्टर्ड ऑफिस का एक पेपर होता है, वो भी आपको जमा करना होता है MOA में। ठीक है, तीसरा है बेटा ऑब्जेक्ट क्लॉज, बड़ा इंपॉर्टेंट है। ऑब्जेक्ट क्लॉज से क्या समझ में आ रहा है? ऑब्जेक्ट का मतलब क्या? कोई सामान नहीं। ऑब्जेक्ट का मतलब होता है कि हम जो कंपनी बना रहे हैं उसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है, क्यों बना रहे हैं, ठीक है, ये उसके अंदर होना चाहिए। सो इट स्टेट्स द मेन ऑब्जेक्टिव फॉर विच द कंपनी इज फॉर्म्ड। MOA में लिखा रहता है किस ऑब्जेक्टिव के साथ आप ये कंपनी खोल रहे हो। द कंपनी कैन नॉट कैरी ऑन एनी बिजनेस बियॉन्ड दीज ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, आप नहीं बोल सकते भाई मेरा मन कर रहा है चलो एक बिजनेस खोल लेते हैं। नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। फॉर एनी बिजनेस यू नीड सम ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव के बिना बिजनेस नहीं खोल सकते। इट प्रोटेक्ट्स, अब क्यों जरूरी ऑब्जेक्टिव? क्योंकि इट प्रोटेक्ट्स शेयर होल्डर्स एंड क्रेडिटर्स बाय डिफाइनिंग द कंपनी स्कोप ऑफ वर्क। देखो, जो लोग तुमको पैसा देंगे, जो लोग तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाएंगे, भाई उसको उसका भी तो तुमको भरोसा जीतना होगा, तभी ना वो तुम्हारे कंपनी में पैसा लगाएंगे, राइट? ठीक है, इसीलिए बहुत ज़रूरी है ऑब्जेक्टिव होना। ठीक है, एग्जाम्पल मैन्युफैक्चरिंग एंड सेलिंग इलेक्ट्रॉनिक गुड्स। ये कंपनी है, उसका क्या काम है, ठीक है, उसका ऑब्जेक्टिव है इलेक्ट्रॉनिक गुड्स का मैन्युफैक्चर और बेचना। ठीक है, सो पहला कौन सा क्लॉज था? नेम क्लॉज, याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा कौन सा क्लॉज था? रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज। ठीक है, याद हो रहा है? ठीक है, चौथा देखो, चौथा है लाइबिलिटी क्लॉज। क्या है बेटा? चौथा क्या है? लाइबिलिटी क्लॉज। लाइबिलिटी क्लॉज का मतलब ये है कि कौन सा मेंबर कितने अमाउंट के लिए लाइबल होगा। इसका मतलब कौन सा अमाउंट, कौन सा इंसान कितना पैसा कंपनी को दिया और वो कितना क्लॉज झेलेगा। सो इट स्पेसिफाइज द लाइबिलिटी ऑफ द शेयर होल्डर्स और मेंबर्स। अ कंपनी लाइबल बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू द अनपेड अमाउंट टू द शेयर हेल्ड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल देखो, एक कंपनी चलती है डायरेक्टर, शेयर होल्डर, सब चीज़ से। तो मान लो कंपनी का कोई शेयर होल्डर है, ठीक है, कंपनी का शेयर होल्डर है कोई, और ना वो अपने कंपनी में 10 रुपये लगाया है, ठीक है, और 10 रुपये में से वो 7 रुपये ऑलरेडी निकाल चुका है, तो कितना रुपया बचा? 3 रुपया बचा। तो वो 3 रुपया बचा ना, वो कंपनी का लाइबिलिटी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 10 रुपया वो तो डाला था तो 10 ही रुपया हमेशा लाइबिलिटी रहेगा, ऐसा कुछ नहीं। जितना अमाउंट वो डाला है उसमें से जितना निकाल लिया, मान लो नहीं निकाला होता तो 10 का 10 पूरा उसका लाइबिलिटी हो जाता है, लेकिन मान लो कुछ पैसा का निकाल लिया तो जितना भी अमाउंट निकाला, फॉर एग्जाम्पल एक बार एग्जाम्पल के साथ देख लो। ठीक है, मान लो एक आदमी है 10 शेयर खरीदता है 1000 रुपये करके। कितने रुपए करके? 1000 रुपये करके। ठीक है, तो टोटल कितना वो पैसा लगाया? 10,000 रुपये लगाया। ठीक है, मान लो वही आदमी जो शेयर होल्डर है कंपनी का, वो अपना 7 शेयर निकाल लेता है, कुछ काम होगा, निकाल लिया उसने, इसका मतलब वो कितना, मान लो 1,000 करके उस टाइम भी पैसा था, ठीक है, 7,000 निकाल चुका है, तो सिर्फ कंपनी से 3,000 के लिए उसको लाइबल होगी। ऐसा नहीं कि भाई तुमने तो 10,000 लगाया था, हम हमेशा तुमको 10,000 देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया? ठीक है, तो एग्जाम्पल देख लो। इफ़ ₹10 per share is unpaid, the shareholders liability is limited to 10 per share only। ठीक है, सिंपल है। लाइबिलिटी कितना कौन झेलेगा, कितना लॉस झेलेगा, वही 4th नंबर क्लॉज में लिखा हुआ रहता है। 5th नंबर क्लॉज है कैपिटल क्लॉज। 5th नंबर क्लॉज क्या है? कैपिटल क्लॉज। कैपिटल क्लॉज में है कि एक ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक कंपनी कितना ऑथराइज्ड कैपिटल इशू करेगी।
ठीक है, मतलब उसको कितना पैसा लोगों से चाहिए वो भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा चाहिए। ठीक है, इट ऑल्सो मैंशंस द डिविजन ऑफ कैपिटल इनटू शेयर्स ऑफ ए फिक्स्ड वैल्यू। देखो, मान लो ऑर्गेनाइजेशन को चाहिए 1 करोड़ रुपए, ऑथराइज कैपिटल मान लो कितना हो गया, 1 करोड़ रुपए। अब यहाँ पे एक वर्ड है डिवीजन ऑफ कैपिटल इनटू शेयर्स। 1 करोड़ कैसे मांगेगी? एक आदमी के पास जाएगी, बोले भाई हमको 1 करोड़ दे दो, नहीं नहीं, नो पॉसिबल नहीं है इस तरह। तो कंपनी करेगी 10 लाख शेयर अपना निकालेगी, कितना, 10 लाख शेयर तो 10 लाख शेयर निकालेगी 10 रुपए करके, तो 1 करोड़ हो गया। ठीक है, अब 10 लाख शेयर निकाल दी 10 रुपए करके। ठीक है, अब लोग खरीदते रहे। ठीक है, तो ये भी डिवीजन जो है वो भी कैपिटल क्लॉज में ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, ऑथराइज्ड कैपिटल 10 लाख है, डिवाइडेड इंटू 1 लाख इंटू 10 ईच। ठीक है, समझ आया? ठीक है, तो अब बताओ आपको कि कितने टाइप के क्लॉज होते हैं। देयर आर 5 टाइप ऑफ क्लॉज। जब आप थोड़े बड़े हो जाओगे और जब ग्रेजुएशन में जाओगे तो और भी क्लॉज बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन अभी फिलहाल आपको 5 ही पढ़ना है। ठीक है, तो पहला है आपका नेम क्लॉज, दूसरा है रजिस्टर्ड ऑफिस क्लॉज, तीसरा कौन सा क्लॉज है बताओ, सोचो। तीसरा है ऑब्जेक्ट क्लॉज, चौथा है लायबिलिटी क्लॉज और पांचवा है कैपिटल क्लॉज। कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, कितना ऑथराइज्ड कैपिटल इशू करेगी? कोई डाउट है? ठीक है, तो बेटा ये हुआ आपका मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का क्लॉज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में ये पूछता ही पूछता है। ठीक है, आगे चले। अब दूसरा है बेटा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसी का छोटा भाई। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन हो गया बड़ा भाई, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन हो गया छोटा भाई। सो द आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन इज अ डॉक्यूमेंट, ये भी एक तरह का डॉक्यूमेंट है जो लिखा रहता है कि ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या होगा फॉर द इंटरनल मैनेजमेंट ऑफ कंपनी। ये ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या रूल्स रेगुलेशंस चलेगा वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा हुआ रहता है। इट एक्सप्लेन्स हाउ द कंपनी विल बी मैनेज्ड एंड डिफाइंस द राइट एंड ड्यूटीज एंड पावर एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ डायरेक्टर, शेयर होल्डर्स एंड अदर ऑफिशियल्स। देखो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी लोग हैं वो लोग का रूल क्या होगा, रेगुलेशंस क्या होगा, क्या मानेंगे, क्या कितने शेयर होल्डर होंगे, वगैरह वगैरह सब कुछ किस में होगा, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में। सिंपली रूल्स रेगुलेशंस ड्यूटीज ये सब बताया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर को मैनेज करने के लिए। इसके भी कुछ कंटेंट है। ठीक है, बस ये याद कर लो, इसको डिफाइन नहीं किया गया है। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में बहुत कम ही है पूछता है, लेकिन एक बार समझ लो जितने भी शेयर रिलेटेड सारी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें कंटेंट में आ जाती है। ठीक है, इसका कंटेंट है इशू एंड अलॉटमेंट ऑफ शेयर्स। ये बहुत भारी भारी वर्ड है, बस एक बार ध्यान रखना। ठीक है, ट्रांसफर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर्स, ठीक है, सब शेयर से रिलेटेड है। फॉर फीचर ऑफ शेयर्स, कॉल्स ऑन शेयर्स, ठीक है। उसके बाद अपॉइंटमेंट, पावर, ड्यूटीज एंड रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर। रेमुनरेशन का क्या डायरेक्टर का क्या पावर होगा, उसको कौन अपॉइंट करेगा, ठीक है, कब अपॉइंट हुआ है, उसका पावर क्या है, उसका ड्यूटी क्या है, उसको कितना पैसा मिलेगा, सब चीज़ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होगा। ठीक है, फिर मीटिंग ऑफ शेयर होल्डर्स का इन्फॉर्मेशन रहेगा। वोटिंग राइट्स, कौन से आदमी को कितना वोटिंग राइट है। ठीक है, डिविडेंड, अगर कंपनी प्रॉफिट कर रहा है तो उसको किस तरह से डिविडेंड मिलेगा शेयर होल्डर्स को। बोरोइंग पावर ऑफ कंपनी, कंपनी कितना उधार ले सकती है। मेंटेनेंस एंड ऑडिट कैसे करेगी। ठीक है, फिर यूज़ ऑफ द कंपनी कॉमन सील। कॉमन सील का मतलब होता है एक ठप्पा, जो मोहरा, मतलब जिसको बोलते हैं स्टैंप, वो कैसे यूज़ करेगी, कहाँ यूज़ करेगी। और वाइंडिंग अप कंपनी, कंपनी कब बंद होगी, ठीक है, उसका क्या रूल है। सारी चीज़ें आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखी हुई रहती है। ठीक है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन का जो क्लॉज है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, सबको पाँचों को याद कर लेना, एग्जाम में पूछता है। ये सब नहीं पूछता है, लेकिन कहीं ना कहीं आप जब आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के बारे में डिफरेंस लिखोगे तो आप 3-4 याद कर लो तो आपको काम आएगा। ठीक है, चलो अब जो बेटा देखो, पहला डॉक्यूमेंट क्या था, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन था ना। ठीक है, दूसरा डॉक्यूमेंट क्या था, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन था ना। ठीक है, अब तीसरा है आपका रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। तीसरा क्या है, रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। चलो, तीसरा है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, जैसे कि मैंने आपको बताया। ठीक है, पहला था मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन डॉक्यूमेंट, दूसरा आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, तीसरा है रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर। अब रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर में क्या रहता है बेटा, एक पेपर रहता है जिसमें कि डायरेक्टर्स जो होते हैं, जो कि होने वाले डायरेक्टर्स होते हैं,
कंपनी तो बना है नहीं, ठीक है। होने वाले डायरेक्टर्स रहते हैं, वो लोग अपना साइन करते हैं, उसमें ये सब लिखा रहता है कि कौन सा डायरेक्टर कितना शेयर खरीदेगा, क्योंकि उनको खरीदना पड़ेगा, क्योंकि वो उस कंपनी में डायरेक्टर बनने वाले हैं, ठीक है। कितना शेयर खरीद रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है, उसमें लिखी रहेगी। और ये जो जितना डायरेक्टर वाला जितना भी सीन है, देखो ये सब एओए में भी लिखा हुआ रहता है, ठीक है। तीसरा रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर, ये सब पूछता नहीं है अंदर वाला पार्ट, ठीक है, लेकिन आपको ध्यान रखना है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, ठीक है। चौथा है एग्रीमेंट। अगर कोई एग्रीमेंट हुआ होगा, मतलब कंपनी खुलने से पहले बहुत सारे एग्रीमेंट्स होते हैं, अगर वो एग्रीमेंट कुछ हुआ होगा पेन पेपर में, तो वो भी लिखा रहेगा। सो कॉन्ट्रैक्ट विथ एनी इंडिविजुअल प्रपोज्ड टू बी मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और होल टाइम डायरेक्टर, अगर ये सब लोगों के साथ अगर कोई भी एग्रीमेंट हुआ होगा कि हम आपको इतना बेनिफिट देंगे, ये देंगे, तो सारा चीज़ें एग्रीमेंट लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। लास्ट है बेटा स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन में ये रहता है कि जब आप कोई फॉर्म भरते हो, लास्ट में देखते हो डिक्लेरेशन लिखा हुआ रहता है, उस तरह ये स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन है। फॉर्मल डिक्लेरेशन है स्टेटिंग दैट ऑल लीगल रिक्वायरमेंट्स एंड रूल्स ऑफ रजिस्ट्रार हैज़ बीन फुल्ली कंपाइल्ड विथ। इसमें लिखा रहता है कि मैंने जो आपने जो डॉक्यूमेंट्स मांगा था वो सब मैंने दे दिया, और इसमें इट मस्ट बी साइंड विद एडवोकेट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट मेंबर्स और द डायरेक्टर मैनेजर ऑफ द कंपनी, ये सब लोग का साइन भी उसमें होना चाहिए। सो बच्चे क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? पहला है आपका MOA, दूसरा है आपका AOA, ठीक है, तीसरा है आपका रिटन कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स, चौथा है एग्रीमेंट इफ एनी, ठीक है, और पांचवा है स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। कोई डाउट है? ठीक है, इसी के साथ आपका जो जितने भी आपके पॉइंट्स हैं वो आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन बेटा अच्छे से पढ़ना, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस भी पूछता है। जो नेक्स्ट क्लास होगा एकदम शॉर्ट में मैं आपको मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन का डिफरेंस बताऊंगी, ठीक है। चलो बाय, ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ो बेटा, अभी आपको बोरिंग लग रहा होगा, अभी देखने का मन नहीं कर रहा होगा, बट एट लास्ट आपको ये वीडियोस फिर से देखने ही पड़ेंगे अगर आप ठीक से नहीं पढ़ोगे तो, ठीक है। और मैं इतने प्रिसाइज वे में नोट्स भी बना रही हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प हो, क्योंकि टीचर्स जो हैं स्कूल में, बहुत सारे स्कूल्स में टीचर नोट्स नहीं देते, और बहुत सारे नोट्स देते भी हैं तो बच्चों को बहुत लेंदी लगता है, इसलिए बहुत सिंपल छोटा सा नोट्स है, आप टाइम पढ़ते पढ़ते थोड़ा पॉज करके बना भी लो। चलो बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, पढ़ो अच्छे से।